मेरा नाम धीरज सांखला है। टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। आज चर्चा करते हैं भारत की गौरवशाली परंपराओं व गाथाओं को सुनाती हुई फड़ कला शैली की, जिसने सदियों का सफर तय किया है। फड़, जिसे कि हम मेवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग कह सकते हैं। फड़ एक इंडियन क्लोथ पेंटिंग है जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में शाहपुरा में बनाई जाती है। ये एक स्क्रोल पेंटिंग होती है और इसे फोक पेंटिंग भी कहा जाता है। कभी-कभी इसे पर भी बोला जाता है। ये एक बड़े कपड़े पर बनाई जाती है, इसलिए इसे क्लोथ पेंटिंग कहते हैं। ये एक ऐसी भारतीय लोक कला है जिसका इतिहास 700 साल से भी पुराना है। इसका संबंध किस्सा गोई से होता है। कहते हैं फड़ शब्द संस्कृत के शब्द पट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पेंटिंग के लिए समतल सतह। इसका संबंध स्थानीय भाषा के शब्द फड़, जिसका मतलब मोड़ना होता है, उससे भी लिया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि फड़ एक अपभ्रंश है जो पढ़ शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। जब भोपा, जो कि एक लोक गायक होता है, वो इसके ऊपर चित्रित शौर्य गाथाओं को गाकर और बजाकर प्रस्तुत करता है लोगों के सामने, तब लगता है जैसे ये पेंटिंग्स जो इसके ऊपर बनी हुई है, वो उसके माध्यम से शौर्य गाथाओं को पढ़ रहा है या फिर जी रहा है। ये बहुत ही एक अच्छी पेंटिंग है राजस्थान की। वर्तमान में राजस्थान में फड़ पेंटिंग का काम भीलवाड़ा, शाहपुरा, कांकरोली, जिसमें राजसमंद है, और चित्तौड़गढ़ में हो रहा है। शाहपुरा में हम देखें तो शांतिलाल जोशी हैं, दुर्गेश जोशी हैं, राजेंद्र जोशी हैं, इनके परिवार इस कार्य में लगे हुए हैं। और दुर्गेश जोशी व शांतिलाल जोशी को तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और प्रदीप मुखर्जी इसके जाने माने आर्टिस्ट हैं। इसी तरह से श्रीलाल जोशी जी का भी नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, क्योंकि इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और भीलवाड़ा में श्रीलाल जोशी का तो नाम प्रमुख है ही है। उनके अलावा नंद किशोर जोशी, कन्हैया लाल जोशी इस कार्य से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा कल्याण जोशी हैं, गोपाल लाल जोशी हैं, महावीर जोशी, जगदीश जोशी, घनश्याम जोशी, ये अच्छे कलाकार हैं। कांकरोली से जिनका नाम आता है वह छीतरमल जोशी हैं। और चित्तौड़गढ़ में अगर हम देखें तो सत्यनारायण जोशी भी मेन आर्टिस्ट हैं। इनकी थीम का, जो फड़ पेंटिंग से उनकी थीम का, अगर हम थीम की बात करें तो ये थीम होती है, उसमें लोक देवी देवताओं का जीवन का चित्रण किया जाता है। पहले देवनारायण व पाबूजी की ही फड़ होती थी, लेकिन अब इसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण, रामदेव जी और काली माता जैसे चरित्र भी दिखाई देने लगे हैं। इसके अलावा महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, मोमल रानी, रानी हाड़ा, ढोला मारू जैसे ऐतिहासिक चरित्रों की भी कहानियां इस फड़ से जुड़ी हुई हैं। पेड़ व पानी बचाओ जैसे विषय से भी ये कथा अछूती नहीं रही है। गोगाजी चौहान भी इसके विशेष हीरो रहे हैं। इसके अलावा अमर सिंह राठौड़, तेजाजी आदि का जीवन चित्रण भी फड़ में किया गया है। कृष्ण दला, भैंसासुर की फड़ भी बनाई जाती है। भैंसासुर की फड़ को माता जी की फड़ भी कहा जाता है। मेकिंग ऑफ फड़। फड़ है वो हैंड वोवन और हैंड स्पन कपड़े पर बनाई जाती है, जिसे कि रेजा या रेजी कहते हैं। और आजकल इसके अलावा हाथ से बुना हुआ मोटा कपड़ा लिया जाता है, और इसके अलावा जो कपड़े लिए जाते हैं वो पतले कपड़े भी लिए जाते हैं, और खादी सिल्क भी आजकल काम में लिया जाता है। इसमें सबसे पहले इस प्रोसेस में कलफ बनाना होता है। कलफ बनाने के लिए गेहूं या चावल का जो आटा होता है उसे बॉयल किया जाता है और उसकी कलफ तैयार की जाती है। फिर उस कपड़े पर कलफ लगाई जाती है। कलफ लगाने के लिए कपड़े को समतल सतह पर बिछाया जाता है और उसके बाद इसके ऊपर कलफ लगाई जाती है। फिर इसे सनलाइट में सुखा दिया जाता है, जिसे सुखाना बोलते हैं।
उसके बाद जब वो सूख के थोड़ा कड़क हो जाता है तो इसे एक स्टोन से, जो कि गोल पत्थर होता है, उसके द्वारा घोटा जाता है, जिसे कि घुटाई कहते हैं या घोटना कहते हैं। इसके बाद इसके लिए रंग बनाए जाते हैं। रंग होते हैं वे प्राकृतिक रंग होते हैं। फड़ के लिए जितने भी कलर्स काम में लिए जाते हैं वो सारे प्राकृतिक कलर होते हैं। वेजिटेबल एंड मिनरल्स कलर काम में लिए जाते हैं इसमें। और कलर्स के लिए पिगमेंट को पहले पीसा जाता है और फिर पानी और गोंद के साथ मिक्स कर दिया जाता है। और ये जो गोंद होता है वो खेजड़ी के पेड़ का होता है गोंद। और इसमें जो लाइट येलो कलर है वो हड़ताल से बनाया जाता है और केसरिया कलर से चेहरे बनाए जाते हैं। फड़ की शुरुआत एक शुभ दिन देखकर की जाती है, जिसमें कि हमारी भारतीय परंपरा में जो माँ सरस्वती होती है उनको नारियल अर्पित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद इस फड़ को स्टार्ट किया जाता है। इसमें जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है वो एक लड़की के द्वारा दिया जाता है, जो कि उसी कलाकार की या आर्टिस्ट के परिवार की मेंबर होती है। इसे छिपाओं द्वारा फ्री हैंड बनाया जाता है, जिसमें स्टार्च लगे व्हाइट क्लॉथ पर नॉन परमानेंट येलो कलर, जिसे कच्चा कलर कहते हैं, से चित्र बनाए जाते हैं। पेंटिंग का कच्चा रेखा चित्र हल्के पीले रंग से बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को कच्चा या कच्ची लिखाई भी कहा जाता है। जैसे ही रफ स्केच या फिगर बन के तैयार हो जाते हैं या पूरी पेंटिंग बन के तैयार हो जाती है और कलर का उसमें अप्लाई करना बाकी रह जाता है, तो उसमें फिर कलर अप्लाई किए जाते हैं। और ये कलर हैं वो लाइट से डार्क वैल्यू में अप्लाई किए जाते हैं। कलर एक सीक्वेंस में अप्लाई किए जाते हैं, जैसे ग्रीन, ब्राउन, वर्मिलियन, स्काई ब्लू, और सबसे बाद में काला कलर अप्लाई किया जाता है। फड़ में वेजिटेबल और मिनरल्स कलर काम में लिए जाते हैं। इसमें केसरिया कलर है वो फेस के लिए, लिम्स के लिए और टोर्सो के लिए काम में लिया जाता है। फिगर्स में अप्लाई किया जाता है। येलो जो कलर है वो ऑर्नामेंट्स में काम में लिया जाता है, क्लोथिंग और उसकी डिजाइनिंग में काम में लिया जाता है। ग्रीन कलर है वो पेड़ों में काम में लिया जाता है। ब्राउन कलर भवन, महल आदि बनाने के काम में लिया जाता है। लाल कलर रॉयल क्लोथिंग और झंडों में काम में लिया जाता है। ब्लू कलर बॉर्डर और कर्टेन्स में काम में लिया जाता है। और इसे रंग लगाना बोलते हैं। इस प्रक्रिया को रंग लगाना बोलते हैं। अब देखते हैं कि इन रंगों को तैयार कैसे किया जाता है। इसमें पिगमेंट्स को पीसा जाता है पानी और गोंद के साथ में, और जो गोंद काम में लिया जाता है वो खेजड़ी के वृक्ष का गोंद होता है। येलो कलर, लाइट येलो कलर होता है वो हड़ताल से आर्सेनिक सल्फाइड से प्राप्त होता है। और केसरिया कलर होता है उसमें लेड ऑक्साइड सिंदूर काम में लिया जाता है, जो कि लाल कलर का होता है, और उसमें येलो कलर मिक्स कर दिया जाता है, जो कि हड़ताल से हमें प्राप्त होता है। ग्रीन कलर है वह जंगाल से प्राप्त होता है और ब्राउन कलर गेरू से प्राप्त होता है। चरित्रों में कलर्स पूरी तरह से शास्त्र सम्मत होते हैं। देवी पात्रों में चेहरे नीले बनाए जाते हैं, देवों के चेहरे लाल बनाए जाते हैं, राक्षसों के चेहरे काले बनाए जाते हैं, वह अच्छे पात्रों के चेहरे व्हाइट व ब्लू बनाए जाते हैं। वर्मिलियन कलर हिंगलू से मरकरी सल्फाइड से प्राप्त होता है। और काला कलर है जिसे कि स्याही भी बोलते हैं, जो कि आउटलाइन और डिटेल के काम में लिया जाता है। इसे कोकोनट को बर्न करके प्राप्त किया जा सकता है। इंडिगो है जो कि एक प्लांट से हमें मिलता है, इन्हीं कलर्स को काम में लिया जाता है। जो काला कलर होता है वो फाइनल टच में काम में आता है, और इसे जब फाइनल टच दिया जाता है तो इसे शाई काटना भी कहते हैं। और इसको जब कंप्लीट किया जाता है तो वो भी एक शुभ दिन देखकर इसे कंप्लीट किया जाता है। और आर्टिस्ट जब इसे भोपा को देना होता है
तो उससे पहले काले कलर से जो भी देवी या देवता इसके ऊपर बनाए जाते हैं उसके आंखों में काला कलर भर के इसे कंप्लीट करता है और उससे पहले उनकी आंखों को छोड़ दिया जाता है, उस आंखों में काला कलर नहीं फिल किया जाता। भोपा इसे लेते ही उसकी पूजा करते हैं और उसके बाद इसको काम में लिया जाता है। जब कोई भी आर्टिस्ट इस फड़ को बनाता है तब उस लोक देवी देवता का नाम उसके ऊपर लिखा जाता है उसके द्वारा, जिसके ऊपर या जिसके जीवन चरित्र पर ये फड़ बनकर तैयार हुई है। साथ ही उस भोपा का नाम भी ये उस पे लिख देता है जिसे कि ये फड़ है जो कि सौंपी जाती है। और इसके साथ ही जब इसे बाँचना होता है या जब इसे प्रस्तुत किया जाना होता है, उस तारीख को भी इसके ऊपर इंगित किया जाता है। फड़ में लोक देवी देवताओं के जीवन का चित्रण किया जाता है। इसमें जो लोक देवी देवता हैं उनके जो कहानियां हैं वो चित्रित की जाती है, जिसमें प्रमुख है स्टोरी ऑफ पाबूजी, देवनारायण, नारी कुंजर, पंचतत्व का घोड़ा, ढोला मारू, गनगौर, हाड़ी रानी, हल्दी घाटी, लॉर्ड कृष्णा, भगवान राम और सीता, पृथ्वीराज चौहान और रानी पद्मावती। इसके अलावा इसमें रामायण, महाभारत, हनुमान चालीसा, पंचतंत्र की कहानियों का भी चित्रण किया जाता है। फड़ फड़ को एक बार खोलने के बाद इसे बांचे बिना यानी कि नरेट किए बिना बंद नहीं किया जाता। फड़ की एक विशेषता यह है कि इसमें अधिक महत्व वाले चरित्र को बड़ा या प्रमुखता से बनाया जाता है, जबकि सामान्य चरित्रों को छोटा रखा जाता है। जैसे पाबूजी की फड़ में पाबूजी, उनके सरदार व घोड़ी को अधिक महत्व दिया जाता है। उन्हें आकार में बड़ा व ओजपूर्ण बनाया जाता है। फड़ की ये विशेषता है कि हर छवि सपाट रहती है और छवियां देखने वालों की तरफ न देखकर एक दूसरे की तरफ देख रही होती है। फड़ को जब पूरा किया जाता है तो भी वो शुभ दिन देखकर ही किया जाता है। फड़ बाँचने का मतलब होता है नरेशन ऑफ द लेजेंड। भोपा ऑडियंस के सामने सॉन्ग्स, डांस एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के थ्रू इस सारी पेंटिंग को एक्सप्लेन करता है। भोपा नरेटर होता है, साथ ही ये सिंगर व डांसर भी होता है। भोपा व भोपिन फड़ को प्रस्तुत करते हुए रावण हत्था या फिर कभी-कभी जंतर, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी बजाते हैं। इस समय जो भोपा होता है उसने स्कर्ट पहनी होती है, टर्बन पहनी होती है और एक लॉन्ग स्कर्ट वो पहनता है। साथ ही इसने पाँव में घुंघरू बांधे होते हैं। फड़ को भोपा अपनी भोपिन के साथ परफॉर्म करते हैं। भोपा इसमें मेन सिंगर होता है जो फड़ को प्रेजेंट करता है। पूरी रात लोक देवता के पूरे जीवन, उनके युद्ध, उनकी यात्राओं आदि को प्रस्तुत करने के बाद फड़ पूरी होने पर इसे रोल्ड अप कर दिया जाता है। जब फड़ खराब हो जाती है या पुरानी हो जाती है या कट फट जाती है तो उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि इसे पुष्कर में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं ठंडी करना। कुछ विशेष फड़ की चर्चा हम करते हैं, जिनमें सबसे प्राचीन फड़ है देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी राजस्थान के एक लोक देवता हैं। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ये फड़ सबसे पुरानी फड़ मानी जाती है, वह सबसे लंबी होती है, लगभग 20 से 25 हाथ लंबी। ये सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है।
इसमें देवनारायण जी की कथा दिखाई जाती है। इसकी प्रस्तुति दो भोपा जंतर बजाते हुए करते हैं। ये भोपे गुजर, राजपूत, बलाई जाति के होते हैं। देवनारायण जी का जो जीवन काल है वो विक्रम संवत 1200 से लेकर 1400 के मध्य माना जाता है। इस फड़ में देवनारायण जी के जन्म लेने के कारण व उनकी जीवन लीलाओं को दर्शाया गया है। इसमें यहाँ पर देवनारायण जी की जो फड़ है उसको दिखाया गया है, लेकिन वो ये फड़ काफी लंबी होने के कारण इसके जो फिगर हैं वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए मैंने इसके कुछ पार्ट लेकर इनको दिखाने की कोशिश की है। ये देवनारायण जी की ही फड़ का एक पार्ट है। इसी तरह से ये भी देवनारायण जी की फड़ का एक पार्ट है। सेंटर में देवनारायण जी को इस तरह से उनका चित्र बनाया जाता है और इसके सामने जो एक सांप बना हुआ है वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इसी तरह से ये सभी देवनारायण जी की फड़ के ही हिस्से हैं। यहाँ ये पाबूजी की फड़ को दर्शाया गया है। ये पाबूजी की फड़ इस तरह से बनती है और पाबूजी जो कि सेंटर में दिखाई दे रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया था कि जो मेन हीरो होता है इसमें, उनका जो डायग्राम बनाया जाता है, फिगर बनाया जाता है, वो थोड़ा बड़ा बनाया जाता है और सेंटर में बनाया जाता है। ये रामलीला पर आधारित फड़ है। ये रामलला फड़ है। इसी तरह से ये लॉर्ड कृष्णा पर आधारित फड़ है। इस फड़ के सामने ये भोपा और भोपिन खड़े हैं और ये इस तरह से इस फड़ का वाचन करते हैं या इसे परफॉर्म करते हैं। पाबूजी की फड़, ये राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। इसकी लंबाई 15 से 20 हाथ तक होती है। इसमें मारवाड़ के कोलू गांव में जन्मे पाबूजी की जीवन गाथा चित्रित की जाती है। लक्ष्मण का अवतार माने जाने वाले पाबूजी का जीवन काल विक्रम संवत 1313 से 1337 तक माना जाता है। इन्हें रबारी अथवा राइका ऊंट पालक समुदाय के लोग पूजते हैं। माना जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। इस फड़ की प्रस्तुति भोपा एवं भोपी के द्वारा रावण हत्ता बजाते हुए की जाती है। गोगा जी की फड़, गोगा जी जिन्हें जाहर वीर गोगा भी कहा जाता है, राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता हैं। इन्हें पीर के रूप में पूजा जाता है। इन्हें सर्पों का देव भी कहा जाता है। विश्वास किया जाता है कि इनका जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से 9वीं शताब्दी में हुआ था। इन्हें गायों की सेवा और रक्षा के लिए माना जाता है। राजस्थान व गुजरात के रबारी समुदाय में इनकी बहुत मान्यता है। रामदेव जी की फड़, माना जाता है कि रामदेव जी की फड़ का प्रचलन बाबूजी की फड़ के बाद हुआ और यह हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित हुई। यहाँ से मेवाड़ व मारवाड़ तक फैल गई। रामदेव जी राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। इन्हें भी विष्णु का अवतार माना जाता है। इनकी मान्यता यहाँ मेघवाल समुदाय में बहुत अधिक है। ये फड़ चमार, बलाई, भांबी और रेड जाति के लोग बचवाते हैं। रामदेव जी का जीवन काल है वो 1352 से लेकर 1375 तक माना गया है। ये फड़ भोपा व भोपिन दोनों मिलकर बांचते हैं व इसमें रावण हत्या काम में लिया जाता है। माता जी की फड़, इसे भैंसासुर की फड़ भी कहा जाता है। इस फड़ का प्रचलन बागरी समुदाय में है। इस फड़ का वाचन नहीं होता, इसे घर में रखा जाता है। भारत में कथा चित्र बनाने की अनेक समृद्ध परंपराएं हैं, परंतु फड़ चित्र उन सब में से भिन्न होते हैं। इसमें घटनाओं का वर्णन एक के बाद एक नहीं किया जाता, बल्कि इसमें घटनाएं यहाँ वहां बिखरी रहती हैं। इस कारण प्रदर्शन के समय पूरा चित्र एक साथ खोलना पड़ता है। फड़ को देखकर दर्शक कथा का ठीक से अनुमान नहीं लगा सकते। बिना भोपा के द्वारा समझाए इसको ठीक से न तो समझा जा सकता है, न ही इसका आनंद लिया जा सकता है। फड़ चित्रकार भोपा के लिए फड़ बनाते हैं और ये भोपा गांव-गांव जाकर इस पर आधारित कहानियां गा बजाकर सुनाते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग कोई विशेष मनोतीपूर्ण होने पर फड़ पचवाते हैं। बोपा फड़ वाचन के समय रावण हत्ता नामक इंस्ट्रूमेंट बजाता चलता है और किसी किसी फड़ में जंतर भी बजाया जाता है। फड़ की प्रस्तुति के दो प्रमुख अंग होते हैं, कथा वाचन और कथा गायन नर्तन। फड़ को इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत अधिक काम में लिया जाता है। इससे डेकोरेटिव वॉल पैनल्स बनाए जाते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने में भी इसे काम में लिया जाता है। टेक्सटाइल पे भी काम में लिया जाता है, लेकिन जितनी अधिक टेक्सटाइल पे इसे काम लिया जाना चाहिए, उतना अधिक इसे काम में नहीं लिया जा रहा। फैशन अपैरल में इसे अधिक काम लेने की आवश्यकता है। इस फोक आर्ट को फैशन अपैरल में काम लेने से इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। एक टेक्सटाइल डिजाइनर को इसकी महत्वता को समझते हुए टेक्सटाइल पे अधिक से अधिक काम में लेना चाहिए। ये फड़ है वो हनुमान चालीसा पर आधारित है। इसके अलावा इसमें जो फड़ दिखाई गई हैं, जैसे कि अभी ये फड़ सबसे नई बनी हुई है, या ये फड़ जो कि कोरोना पेंडेमिक पर आधारित है। इसको देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कलाकार किसी भी समस्या के प्रति लोगों को किस तरह से जागृत करते हैं। इस फड़ में लिखा गया है, दिन में कई बार साबुन और पानी से हाथों को साफ धोएं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक कलाकार मानवता के लिए किस तरह से अपने कार्य को करता है। धन्यवाद।